मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पेपर का अंतिम टॉपिक जो चल रहा है मैक्सिमा और मिनिमा से संबंधित एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। और मैक्सिमा और मिनिमा क्या, ये एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में आप जितने टॉपिक आपने पढ़ा था, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, अप्रॉक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा, आपने जितने भी टॉपिक पढ़ा था सभी से रिलेटेड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 6H डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक से हम एक्सरसाइज 6H की शुरुआत कर रहे हैं। आप ध्यान दें, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी बुक में और कहा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज का न्यूनतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि इसकी तीन भुजाएं आपस में समान हैं। हमने समलंब चतुर्भुज, आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो। तो यहाँ पर हमने AB और CD भुजाओं का युग्म जो माना है वो समांतर मान रखा है। और इसके अलावा ये तीन भुजाएं AB और BC और AD, इनकी लंबाइयाँ मैंने 6-6 सेंटीमीटर मान रखी हैं। अब हम यहाँ से प्रोसेस शुरुआत करते हैं जो दिया नहीं गया है उसके अलावा। इतनी सारी बातें तो दी गई थी आपको। इस प्रकार से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया है और इस एंगल को हम यहाँ पे थीटा कंसीडर करेंगे। थीटा कंसीडर करने से फ़ायदा यहाँ पे ये होगा कि हमको यहाँ पे ABCDE और इसको यहाँ पे हम F मानना पड़ेगा हमें, ये F हो जाएगा। हमको अभी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर DE की और AE की। तो हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कैसे AE और DE को थीटा के टर्म्स में कैसे एडजस्ट करते हैं ज़रा आप समझने का प्रयास करें। अगर एक त्रिभुज, अभी तक तो क्वेश्चन की थीम आपने समझ ही ली है, फिलहाल एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन कहा गया है किसी समलंब चतुर्भुज की तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं, यदि इनमें से प्रत्येक 6 सेंटीमीटर की हो तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का उच्चिष्ठ मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसके क्षेत्रफल की। तो आप ध्यान दें क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे समझने का प्रयास करें। हम यहाँ पे त्रिभुज ADE में यहाँ पे ये अगर देखें तो कॉस का मतलब आधार, यहाँ पे आधार AE माना जाएगा यानी कि बेस, ये हो जाएगा AE/6। ये 6 का मतलब ये हो जाएगी AD बराबर हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा, इम्प्लाइज दैट AE = 6 cos थीटा। इसी प्रकार से इस बची हुई जगह में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पे DE कहा जाएगा यानी कि DE/6 = ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट DE = 6 साइन थीटा। कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब कुछ बिल्कुल आसान अभी तक समझ में आ चुका है आपको। AE आपने कैलकुलेट किया यानी कि समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, और DE भी आपने कैलकुलेट किया, जो बढ़ी हुई भुजा थी उसकी लंबाई भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। हमको यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल S मानेंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके मध्य की दूरी। तो समांतर भुज, ये उनके मध्य की दूरी, तो यहाँ पर AE काम कर रही, AE तो हमने निकाल लिया है, लेकिन जो समांतर भुजाओं का योग है उसको हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। आप ध्यान दें, ये AB + DC प्लस AB + DC, AB का मतलब हो जाएगा 6
आप जानते हैं भी। और DC में आप देखें कि 2D, DE और FC का मान सेम है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2DE प्लस FE एक बार लिख लेते हैं EF या FE, कुछ भी लिख सकते हैं आप। 6 + 2 और DE का मान यहाँ पे आपने निकाल रखा है, 2 × 6 sin थीटा हो जाएगा, प्लस EF का मान तो आप जानते हैं जितनी भुजा ये है यानी कि 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी यानी कि 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 + 12 sin थीटा। इस प्रकार से ये AB + DC आपने निकाल लिया है बड़े आसान तरीके से। अब हम माना दिए गए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल S है, अतः S बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग यानी कि AB + DC गुणे उनके मध्य की दूरी यानी कि AE। आपके पास दोनों डाटा यहाँ पर अवेलेबल हो रखे हैं। AB + DC का मान आपने निकाल रखा है, ये 12 कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो हो जाएगा 1 + sin थीटा, और इंटू AE की वैल्यू भी आपके पास है 6 cos थीटा। इस प्रकार से आपने कैलकुलेट कर रखा है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से 12 को कट कर देंगे यहाँ पे भाग में, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि इम्प्लाइज दैट S = यहाँ पे हो जाएगा 36 × cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा। ये सब बिल्कुल आसान है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आती है। बस स्टेप बाय स्टेप विद्यार्थी आगे बढ़ें, और मैं दावा करता हूँ कि आपको कोई परेशानी होने वाली बात नहीं होगी। मैं खुद ही इतना आराम से, इतना धीरे धीरे आगे समझाता हुआ आगे बढ़ता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी अच्छी तरह से मैथमेटिक्स सीख सकता है। हाँ, विद्यार्थी पहली बार मैथमेटिक्स सीखता है, कोई टॉपिक पढ़ता है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है, तो पहली बार में थोड़ी सीख जाएगा वो, उसे 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी वजह से ये वीडियो आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है कि आप अच्छा से अच्छा मैथमेटिक्स सीखने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। आइए बढ़ते हैं आगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा इम्प्लाइज दैट ds/d थीटा = 36 तो है ही। फर्स्ट फंक्शन हम लोग इसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन इसको मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, साइन थीटा डिफ्रेंशिएशन cos थीटा हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि 1 + sin थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन -sin थीटा। इस प्रकार से बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 36 तो यहाँ पे बना हुआ है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -sin थीटा -sin स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं। 36 यहाँ पे रहेगा cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा -sin थीटा। इस प्रकार से हो गया। 36 यहाँ पे रहेगा और ये हो जाएगा cos 2 थीटा -sin थीटा। ये ds/d थीटा या फिर d थीटा/ds की वैल्यू है, सॉरी d थीटा ऑफ s की वैल्यू है ये, d थीटा ऑफ s की वैल्यू है ये। अब हम आगे यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा इम्प्लाइज दैट d2s/d थीटा स्क्वायर = 36 और यहाँ पे cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा माइनस शुरू से ही निकाल देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 sin 2 थीटा प्लस हो जाएगा cos थीटा, माइनस हमने शुरू में ले रखा है, आप देख रहे हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 रखते हैं। पुट d थीटा ऑफ s = 0 implies that cos 2 थीटा = sin थीटा सीधे लिख सकते हैं, विद्यार्थी यहाँ पे समझ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये
cos 2 थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए काम कर रहा हूँ मैं। ये 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 3 थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 यानी कि थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 6। और थीटा के इस मान के लिए अगर थीटा का ये मान पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री आप अगर यूज करेंगे तो ये हमेशा क्या देगा, निगेटिव ही तो दे रहा है। बाई साइन 60 प्लस कास 30 साइन ये अंदर की क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी, बाहर निगेटिव से मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे ऑलवेज निगेटिव मिलेगी। यानी कि पाई बाई 6 के लिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा समलंब चतुर्भुज का वो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लिख देंगे यहाँ पे एक लाइन, अतः x थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 के लिए विस्तार से लिख लिया गया दिए गए क्षेत्रफल का, दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल या फिर दिए गए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। मैंने शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ पे, अतः थीटा बराबर पाई बाई 6 के लिए क्षेत्रफल मैक्स होगा। अब मैक्सिमम क्षेत्रफल भी मुझे कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान है। मैं सीधे सीधे आऊँगा इस पॉइंट पे, इस पे सॉल्व कर लूँगा। इम्प्लाइज दैट एस मैक्स इक्वल्स टू 36 तो है ही यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्या भाई कोई गलती है, नहीं सही है। इनटू कॉस पाई थीटा का मतलब पाई बाई 6 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस साइन पाई बाई 6। आगे बढ़ते हैं, 36 और cos 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, cos 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 हो जाती है, इंटू 1 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 36 इंटू √3/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका रिजल्ट है एस मैक्स का। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, विद्यार्थी बड़ी आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बड़ा मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद कि इतना सारा कैलकुलेशन, इतनी सारी टेक्निकलिटीज़ आखिर मैं सीख चुका हूँ। ये विद्यार्थियों के अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए, तभी पढ़ाई का इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। हमने यहाँ पे लिख रखा है fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ x नॉट इक्वल टू 0। ये आवश्यक शर्त है, अगर x 0 के बराबर होगा तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट दे देगा, जो कि फंक्शन फिर काम नहीं करेगा किसी भी प्रकार से, केवल इनफाइनाइट रिजल्ट ही मिलेगा फंक्शन f(x) का। तो इस वजह से ये आवश्यक शर्त यहाँ पे लिखी गई है, ना लिखी जाती तब भी ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। तो फिलहाल हमसे कहा गया कि इस फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किन किन इंटरवल्स में ये फंक्शन इंक्रीजिंग का काम कर रहे हैं और किन इंटरवल्स में ये फंक्शन डिक्रीजिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान के हमको अंतराल ज्ञात कर रहे हैं। तो फटाफट सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले, और डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लेके आगे सॉल्व नहीं करूँगा, सीधे डिफ्रेंशिएट करूँगा। आप ध्यान दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that f डैश x इक्वल टू 3x² हो जाएगा और ये माइनस का 3/x⁴ हो जाएगा। यही तो होगा इसका डिफ्रेंशिएशन n(x⁻n-1) से। मैंने सीधा कर दिया है, आप जानते हैं। अब यहाँ पे हमको f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव मिलनी चाहिए, तो इंक्रीजिंग होगा, और नेगेटिव मिलेगी तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 कॉमन ले लूँगा, x² माइनस 1/x⁴ लिखा रहेगा, ये 3/x⁴ और ये हो जाएगा x⁻6 - 1। ऐसे हमने सॉल्व कर लिया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 3/x⁴ और ये हो जाएगा x³ - 1 और x³ + 1। अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। a³ - b³ सॉरी a² - b² से आप जानते हैं a - b a + b, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगा, थोड़ा सा यहाँ से लिखना चाहता हूँ।
3/x⁴ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x² प्लस 1 प्लस x हो जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। इस प्रकार से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 3/x⁴ x माइनस 1 x प्लस 1 और यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 और x² माइनस x प्लस 1। आप ज़रा समझने का प्रयास करें। यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर हम एक पार्ट को 0 रखते हैं और वहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब ये हिंदी में क्या नाम देते हैं इसको हम याद नहीं आ रहा है। फिलहाल ऐसे पॉइंट्स याद करते हैं जहाँ पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का डिस्कशन करना है। जहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का डिस्कशन करना होता है उनको हम ज्ञात करने के लिए इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहाँ से x के सभी मानों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जरा इसको अगर आप 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की कोई वास्तविक वैल्यू मिलेगी? x का कोई भी वास्तविक मान नहीं मिलेगा x² प्लस x प्लस 1 से। आप देखें b² माइनस 4ac का मान निगेटिव आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब इस इतने पार्ट से कोई भी x का वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। वही काम अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि b² माइनस 4ac यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करूँगा, विविक्तकर ज्ञात करूँगा तो विविक्तकर हमेशा पॉजिटिव या तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ भी क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से भी इन दोनों पार्ट्स में से कोई भी x का वास्तविक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब x के वास्तविक मान केवल 2 प्राप्त होंगे, इससे 1 मिलेगा और इससे -1 मिलेगा। हम x = 1 और -1 को नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं और वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। आप ध्यान दें, मैं इस प्रकार से -∞ +∞ और यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। आप ध्यान दें, अगर यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और 1 निगेटिव होता है यानी कांस्टेंट निगेटिव होता है तो हमेशा जो दाहिनी ओर का रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव देता है। उसके बाद निगेटिव फिर पॉजिटिव अल्टरनेट होता है। या फिर अगर आप इसको कन्फर्म और अधिक करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप 1 से बड़ी वैल्यू आप 2 सब्स्टिट्यूट करके देख लें। अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 - 1 2 + 1 यानी कि तो पॉजिटिव मिला, और यहाँ पर भी तो देख रहे हैं कि पॉजिटिव ही मिलेगा यानी कि ये पॉजिटिव ही मिला। तो कैलकुलेशन आप आराम से करेंगे और ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो यानी कि हमारा जो पूरा संख्या रेखा है, पूरी नंबर लाइन है, वो 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गई है। 1 से बड़े मानों के लिए इंक्रीजिंग, -1 से छोटे मानों के लिए इंक्रीजिंग का काम करेगा और -1 से +1 के बीच में ये डिक्रीजिंग का काम करेगा। आप जानते हैं, अतः यदि x बिलोंग्स -1 to +1 तो फलन डिक्रीजिंग होगा, और यदि x बिलोंग्स, आप ध्यान दें, -∞, -1 यहाँ पे ओपन रहेगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाते हैं, फिर इस प्रकार से यूनियन, फिर से क्लोज इंटरवल 1 पे और कामा इनफाइनाइट और -∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है। यदि x बिलोंग्स इतना तो फलन क्या हो जाएगा? तो फलन इंक्रीजिंग होगा। ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि ये दिया गया प्रश्न जो एक अच्छी टेक्निक से आपने सॉल्व किया है। आप अगर कई बार यहाँ पे अलग अलग अध्यापक बंद जो होते हैं अलग अलग तरीक़ों से बताते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका आपको बता रखा है ये मोस्ट परफेक्ट तरीका है और सबसे छोटा सबसे सिंपल तरीका है ये।
तो इसको आप लोग फॉलो करेंगे। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए विद्यार्थी भी इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन करके आप अपने रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थियों ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। कहा गया है कि एक टंकी इस प्रकार से बनी है कि इसकी गहराई 2 मीटर है और इसका जो संपूर्ण आयतन है वो शायद 8 घन मीटर आयतन है। इस टंकी का आयतन जो है वो 8 घन मीटर है। 8 घन मीटर आयतन होने का मतलब यहाँ पे ये है, प्रश्नानुसार आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आयतन होता है। लंबाई आप इसकी x मान लें, चौड़ाई y मान लें और इसकी ऊंचाई तो 2 दी ही गई है पहले से ही, x इंटू वाई इंटू 2 इक्वल्स टू 8 इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। यानी कि इसका आयतन जो 8 घन सेंटीमीटर दिया गया इस टंकी का, उसके आधार पे मैंने एक्स वाई इक्वल्स टू 4 एक इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया है। अब हमसे कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल, इसके निर्माण करने में जो आधार का है हिस्सा, उसे ₹70 प्रति वर्ग मीटर लगता है खर्च, और जो साइड की दीवारें हैं, साइड की 4 दीवारें हैं, उनके निर्माण में ₹45 प्रति वर्ग मीटर का खर्च लगता है। तो निर्माण में खर्च न्यूनतम हो, इस वजह से हमको टंकी की विमाएँ ज्ञात करनी है। यही तो बात करनी है। टंकी की विमाएँ का मतलब ऊंचाई तो दी गई है, लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। यही है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूँ। न्यूनतम खर्च से बनी टंकी की लागत क्या है? हाँ, न्यूनतम खर्च यानी कि ज्ञात करना है। न्यूनतम खर्च से बनी टंकी की लागत आपको ज्ञात करनी है, कितना खर्च आएगा न्यूनतम इस पर। तो आप ध्यान दें, हम यहाँ पे इस प्रकार से एक टंकी इमेजिन करा रहे हैं आपको। आप ध्यान दें, जितना इस हिस्से का क्षेत्रफल होगा उतना इस हिस्से का क्षेत्रफल भी होगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर हम इसको 2 मीटर मान लें और इसे मैंने x मान रखा है, x, तो इस हिस्से का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा इसका मतलब, और 2 इसका भी इतना हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2x यानी कि 4x। इन दोनों साइड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4x। इसी प्रकार से मैं अगर इस लंबाई को y मान लूँ, ये तो पहले से 2 है, तो इस हिस्से का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, और इतना ही इधर का होगा, यानी कि 2 गुना, यानी कि 4y हो जाएगा ये। तो आइए बढ़ता हूँ आगे। मैं माना टंकी के निर्माण का न्यूनतम खर्च, माना टंकी के निर्माण का न्यूनतम खर्च T है, अतः T इक्वल्स टू, अभी आपने बताया आधार का क्षेत्रफल XY है, इंटू 70 हो जाएगा, क्योंकि 70 रुपये पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे XY का मतलब इसका क्षेत्रफल XY है, तो 70 XY हो जाएगा पूरा खर्च। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, मैं इस हिस्से की अगर बात करूँगा तो आप जानते हैं ये हो जाएगा 2 इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू वाई, और इस अपोजिट साइड का जैसे अभी मैंने बताया था इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस मैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल के लिख रहा हूँ, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2, और इसके साथ 45 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि जो साइड की दीवारें हैं उनका जो खर्च आ रहा है वो 45 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर आ रहा है, यानी कि प्रति वर्ग मीटर आ रहा है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, 70xy प्लस 45 क्या मतलब यहाँ पे 90 हो जाएगा, सीधे सीधे 90, और ये हो जाएगा 90 क्यों, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 180x प्लस वाई, बिल्कुल आसान है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी तक आपके पूरा समझ में आया है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे,
शायद कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक है। 45 दूना 90, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि ये जो फंक्शन दिया गया है जिसका मुझे मिनिमा ज्ञात करना है, यह भी डबल डेरिवेटिव यह भी डबल वेरिएबल में है, यानी कि x और y दोनों वेरिएबल हैं यहाँ पे। मैं इस इक्वेशन का यूज करते हुए इसे सिंगल वेरिएबल में बदलना चाहता हूँ। तो सिंगल वेरिएबल में बदलने का एक तरीका है हमारे पास। एक्स वाई की जगह अब तो सीधे 4 रख दूंगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा और, यानी कि 70 इंटू 4 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4/x। इसी को सिंप्लीफाई करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that d dx ऑफ t इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 180 बना रहेगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 और माइनस 4/x स्क्वायर। हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that d2t बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 180 तो कांस्टेंट है और ये हो जाएगा 8x अपान एक्स क्यूब, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, 8 अपान एक्स क्यूब ये पॉजिटिव का हो जाएगा। आप जानते हैं कि निगेटिव यहाँ पे समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। पुट dt बाई dx इक्वल्स टू 0 implies that 1 माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 implies that x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। मुझे पॉजिटिव वाला चाहिए क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए। फ़िलहाल रुपया यहाँ पे है तो रुपया हमेशा, या फिर लंबाई है तब भी x यहाँ पे लंबाई ली जाएगी, लंबाई हमेशा पॉजिटिव ही ली जाएगी। एट x इक्वल्स टू 2 d2t बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव। अतः खर्च x बराबर 2 पर न्यूनतम होगा। अतः x बराबर 2 पर खर्च न्यूनतम होगा। अब x बराबर 2 आपने निकाल लिया तो y का मान भी समीकरण 1 में रख के 2 निकाला जाएगा। इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर जो खर्च का आपने फंक्शन बनाया था यानी कि t, ये वाला फंक्शन या फिर ये वाला, चलिए यही वाला ले लेते हैं हम लोग t। अब t मिनिमा इक्वल्स टू हो जाएगा 70 इंटू एक्स इंटू वाई, का मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस वाई, का मतलब 4, ये हो जाएगा 280 प्लस हो जाएगा ये 720, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 तो 10 और ये हो जाएगा 7 2 9 1 10। टी मिनिमम की वैल्यू जो आएगी यानी कि टंकी के निर्माण का जो मिनिमम खर्च आएगा वो 1000 रुपये आएगा। यही हमसे पूछा गया था, बाकी हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो बड़े आसान तरीके से विद्यार्थियों ने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आप इसको नोट कर लें और कोई भी असुविधा नहीं होती है। जिस प्रकार से मैंने ये एग्जाम्पल आपको बता रखा है, इस डिब्बे के माध्यम से टंकी को आपको इमेजिन करना है कि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल एक समान होगा, इसको मैंने जोड़ दिया। इसके अलावा ये और ये इसका हिस्सा का क्षेत्रफल अलग होगा, उसको मैंने अलग जोड़ दिया है। इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी बुक में है। कहा गया है कि 45 सेंटीमीटर लंबी और 24 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार लोहे की एक चद्दर है। 45 सेंटीमीटर लंबी और 24 सेंटीमीटर चौड़ी। ये देखिए, ये मैंने लोहे की चादर बना लिया है यहाँ पे। ये है 45 सेंटीमीटर और ये है 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से कहा गया है कि इसके चारों कोनों से एक वर्गाकार टुकड़े काटे गए हैं। चारों कोनों का मतलब इस प्रकार से, जैसे ये और यहाँ पे इस प्रकार से वर्गाकार टुकड़ा काट के निकाल दिया गया है और यहाँ पे वर्गाकार टुकड़ा काट के इस प्रकार से निकाल दिया गया है और यहाँ पे वर्गाकार टुकड़ा इस प्रकार से काट के बाहर कर दिया गया है।
उसके बाद इनको आपस में मोड़ा गया है, इसको, इसको और इसको और इसको। ये आपस में इस जगह से मुड़ जाएंगे, आप देख ही रहे हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। मैंने एक दिन बताया भी था, इनको आपस में बंद कर दीजिए तो मिठाई के डिब्बा के समान बन जाएगा। ये कहा गया एक संदूक या डिब्बा, जो भी कहा जाए, संदूक का मतलब डिब्बा ही होता है, ढक्कन रहित। आपकी बुक में ढक्कन सहित लिखा गया है, ढक्कन रहित यानी कि ऊपर से खुला हुआ रहेगा। कहा गया इसके बनाने के लिए जो है कि इसका जो आयतन होगा वो संदूक का महत्तम होगा, इसका आयतन महत्तम होगा। इसके लिए इस आयत, ये जो वर्ग काटा गया, इसकी भुजा बताइए। अगर इसको हम यक्स मान लेते हैं, एक्स एक्स इस प्रकार से, तो आप ध्यान दें कि संदूक का आयतन क्या हो जाएगा। आप समझने का प्रयास करें कि संदूक की लंबाई तब कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 20। अगर ये पहले से 45 था तो 45 - 2x हो जाएगा, 45 - 2x सेंटीमीटर। चूँकि x यहाँ से कट रहा है, x यहाँ से कट रहा है, यही क्या है, यही लंबाई है। इसी प्रकार से 24 - 2x, ये भुजा जो हो जाएगी 24 - 2x, ये इसकी इतनी लंबाई हो जाएगी। इसको हम लोग चौड़ाई मानते हैं, लेंथ ब्रेथ को b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हाइट, ये जो ऊंचाई बनेगी टंकी की, वो तो x बनेगी ही। तो यहाँ पर लिख देते हैं माना टंकी, या फिर जो भी कहा गया हो, संदूक, डिब्बा, टंकी का आयतन v है, अतः v बराबर लंबाई, लंबाई का मतलब 45 - 2x, गुणे चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 24 - 2x, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब x। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 45 × 24 करेंगे तो 2 भी आएगा, उसको आप त्रिघात समीकरण के रूप में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप, तब यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ v कैलकुलेट करेंगे, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तब उसके बाद सारा प्रक्रिया आप कर लेंगे। मैं इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, इस वजह से मैं इसको आगे नहीं बताना चाहता हूँ। विद्यार्थी बड़े आसान तरीके से इसको आगे हल करने का प्रयास करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिलहाल आप कांटेक्ट करें मुझसे। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।